जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं सुखोई 30 MKI जेट्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी को एनहांस करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, और इसके मद्देनजर इस एयरक्राफ्ट को 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स दिए जाने हैं, जिससे ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा और तकरीबन 2040 से 45 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में ये बना रहेगा। लेकिन इसी बीच सुखोई 30 MKI की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय साथ में मिल करके सुखोई 30 MKI को, जो एडवांस शॉर्ट रेंज की 8 मिसाइल है जिसमें एशरैम का नाम सबसे प्रमुख है, इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रही हैं। हालांकि इस प्रोग्राम को जो इनिशियल अप्रूवल था ये 5 वर्ष पहले ही मिल गया था, लेकिन अभी तक जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये शुरू नहीं हो पाया है। एशरैम की बात करें तो ये एक विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल है, जो कि सुखोई 30 MKI को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में या डॉग फाइट्स में एक एज प्रदान करेगी अपने एडवर्सरी के तुलना में। वहीं इसके इंटीग्रेशन के बाद इसकी जो क्लोज रेंज अटैक कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। और ये भारतीय वायुसेना के उस विजन का हिस्सा है जहां पर भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI को BVR और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए फुली कैपेबल बनाना चाहती है। हालांकि एशरैम की बात करें तो सुखोई 30 MKI से हट करके जैगुआर डेरन 3 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में भी ये मिसाइल हमें देखने को मिलने वाली है, जिससे कि उनकी क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होगी। एशरैम की बात करें तो इसका वजन 88 किलोग्राम है, और इसे एयरक्राफ्ट के सेंसर से जो डेटा प्राप्त होते हैं उसके आधार पर टारगेट का पीछा करती है और उसमें टारगेट को ये हिट करती है। हालांकि जो डेटा है ये सेंसर, रेडार और हेलमेट माउंटेड साइट से प्राप्त होते हैं, और माना जा रहा है कि MBDA भी इंडिजिनस रेडार के साथ यानी इंडियन रेडार के साथ सुखोई 30 MKI में इन मिसाइल्स के इंटीग्रेशन को हरी झंडी दे देगा। हालांकि MBDA ये भी पहले भी कह चुका है कि अगर सुखोई 30 MKI में जो इंडियन मेड सिस्टम है वो इस्तेमाल किए जाते हैं तो मीटियोर की संभावनाएं भी आने वाले भविष्य में खुल जाएंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि सुखोई 30 MKI में मीटियोर के इंटीग्रेशन को लेकर के खबरें आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से आ रही हैं। लेकिन क्योंकि सुखोई 30 MKI में रशियन रेडार और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए MBDA इसकी कंपैटिबिलिटी को लेकर के चिंतित था। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को जो इंडिजिनस एसा रेडार है, जिसमें उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है, इससे इक्विप किया जाना है। तो ऐसे में MBDA के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि वो अप्रूव कर देगा मीटियोर की इंटीग्रेशन को। और अगर ऐसा होता है तो सुखोई 30 MKI के पास अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल और मीटियोर जैसी घातक मिसाइल, जिसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 160 किलोमीटर से ज़्यादा की है, ये भारतीय वायुसेना को मिल सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के जो संशय के बादल हैं ये भी हटते जा रहे हैं, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जिसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दम भरते हैं, उनसे भी पर्दा उठता जा रहा है। और एमका कितना ताकतवर है इसकी ताकत की एक भनक हमें लगती जा रही है। और इसी क्रम में आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से संबंधित, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाना है, और इनमें से ही एक प्रमुख टेक्नोलॉजी होने वाली है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्फेसेस रेडो, जो कि DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। अगर हम FSS रेडोम की बात करें तो ये कोई ऑर्डिनरी रेडोम नहीं है जो कि एंटीना या सेंसर्स को कवर करते हैं, बल्कि ये वेल इंजीनियर्ड जो मेटा मटेरियल्स है इनसे बनाए गए हैं, जो कि यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटा मटेरियल्स है इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये सिलेक्टिवली या जो रेडार फ्रिक्वेंसीज हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं इनको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें एमका के संदर्भ में, तो जो FSS रेडोम है ये जो रेडार सिग्नल है एमका के, उनको फंक्शन करने के लिए तो अलाउ करेगा कि वो कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो एनिमी रेडार से फ्रिक्वेंसीज आती हैं उनको ये ब्लॉक करने में भी सक्षम होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि FSS रेडोम की वजह से एमका का जो रेडार सिग्नेचर है ये काफ़ी कम होगा, और एनिमी रेडार के लिए एमका को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इससे एमका की जो बैटल सर्वाइबिलिटी है ग्राउंड पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि युद्ध क्षेत्र में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो सर्वाइबिलिटी है ये काफ़ी एनहांस होने वाली है।
जो एफएसएस रेडोम होंगे, ये जो ट्रांसपेरेंसी है इनको मेंटेन करके रखेंगे फ्रीक्वेंसी की, जो कि एमका के खुद के सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन ये भी इंश्योर करेंगे कि जो एडवर्सरी रेडार के सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। और ये पहला सेंसर नहीं है जिसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। आपको बताते चलें कि डीआरडीओ के द्वारा एक अल्ट्रा वाइड बैंड रडार एब्जॉर्बिंग स्किन भी विकसित की गई है, जिसको हम आरएएस के नाम से जानेंगे, जिसका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में किया जाएगा। ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये प्रॉमिस करेगी कि एमका की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ काफ़ी इनहेंस होगी, जो कि इसे एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देंगी। अगर हम यूएलबी आरएएस की बात करें तो ये स्पेशली डिज़ाइन मटेरियल से बनाए जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, यानी कि वाइडर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में जो वेव्स आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा, जो कि मॉडर्न रेडार के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है ये एनिमी रेडार में कम विजिबल होगा, या ये जो डिटेक्शन है उससे खुद को बचा सकेगा। और मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो रेडार अब्जॉर्बिंग वेव हैं, ये जो रेडार अब्जॉर्बिंग पेंट है, ये बेसिकली जो एनिमी के रेडार सिस्टम की वेव्स हैं उनको रोक करके एमका की बैटल सर्वाइबिलिटी को काफ़ी बढ़ाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बाद आगे के भविष्य के जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनके इंटीग्रेशन को लेकर के भारतीय वायुसेना काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। इस समय तकरीबन 21 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स ऐसे हैं जिन्हें विशेष तौर पर 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करने के लिए विशेषतः मॉडिफाई किया गया है। और ये जो मिसाइल है सुखोई 30 MKI के सेंटर लाइन में हमें देखने को मिलती है। और अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन 21 सुखोई 30 MKI के बाद एडिशनल 19 जो जेट्स हैं उनको फिर से अपग्रेड करने की बात की गई है, जो कि ब्रह्मोस ए के साथ कंपैटिबल होंगे। और इससे लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक पावर सुखोई 30 MKI की कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम डोमेन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि भले ही भारतीय वायुसेना का फोकस ब्रह्मोस ए के इंटीग्रेशन पर हो, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि डीआरडीओ के द्वारा जो ब्रह्मोस एनजी है इसका डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट ट्रैक किया गया है, जिसके फलस्वरूप सुखोई 30 MKI को आने वाले भविष्य में ये एडवांस मिसाइल मिलने वाली है। अगर हम ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो इनको कैरी करने के लिए सुखोई 30 MKI में किसी विशेष मॉडिफिकेशन या हार्डनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूजलाज में, जिसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। और यही नहीं, भारतीय वायुसेना के दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें भी हमें ये मिसाइल देखने को मिलेगी। दरअसल भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि सुखोई 30 MKI के अलावा और भी दूसरी जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन की होगी, उनका इंटीग्रेशन भी सुखोई 30 MKI में किया जाए, जिसमें फ्यूचर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल होगी। और हाइपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल्स हैं एयर लॉन्च, जैसे कि ब्रह्मोस 2 हो गई, इनको भी सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए सुखोई 30 MKI में कुछ विशेष परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।